अरे लो आ गया मेरे भाई, आ गया जिसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे मेरे लाल। ये जो वीडियो होने वाला है वो बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो में 27 क्वेश्चन करवाए मात्र 30 मिनट के अंदर। इससे बेहतरीन चीज और क्या हो सकता है। हम दे रहे गारंटी कि जो बच्चा पढ़ा हो, बच्चा बायोलॉजी नहीं पढ़ा, बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी मेरे लाल आप इजिली बायोलॉजी में 26 नंबर 25 नंबर स्कोर कर देंगे मात्र इस वीडियो को देख के। 30 मिनट का वीडियो ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमको पता है कि बहुत सारे टीचर लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपको देखना ज्यादा जरूरी है। बस एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओगे कि भैया इससे शानदार वीडियो नहीं हो सकता है। देखो मैथ में बोले थे कि 30 मिनट के अंदर से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया भी था। और मैथ के एग्जाम देने के बाद बहुत सारा बच्चा मेरे को कमेंट किया था कि भैया साइंस का बनाइए, साइंस का बनाइए, साइंस का बनाइए। तो चलिए मेरे लाल तो शुरू किए साइंस का वीडियो और फर्स्ट पार्ट हमने केमिस्ट्री अपलोड कर दिया है। अब तक नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। आज है हमारा बायोलॉजी का सेक्शन और आज बायोलॉजी को पूरा बेहतरीन कंप्लीट तरीका से पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। खासकर बायोलॉजी है तो भैया पता है कि बायोलॉजी हर एक बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। खासकर लौंडे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से 90% क्वेश्चन तो आपको जरूर आते होंगे। बस एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी। हम क्या करते हैं भाई, जितना 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को एक बार में पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो पहला स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहे हैं। जितने आप क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई, जितने आप क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस क्या हमने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इस सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मेरे भाई, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके इजीली आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस बना रहे हैं, चाहे कल हमने बनाया था जो केमिस्ट्री का लेक्चर, आप चाहे केमिस्ट्री का लेक्चर देखिए, चाहे आज बायोलॉजी का लेक्चर देखिए, फिर आने वाला जो हमारा लेक्चर है फिजिक्स का, उसमें भी देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ हम अपलोड कर देना है गूगल ड्राइव बना के, ताकि जिस बच्चा को राइटिंग प्रैक्टिस करना हो, क्योंकि भाई आपको पता है कि साइंस में सबसे जरूरी क्या है मेरे भाई, तो राइटिंग प्रैक्टिस। तो जिसको भी राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा वो जल्दी जाकर के मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकता है। वहां से राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी समझा जाएगा कितना क्वेश्चन आप अपने से लिख पा रहे हैं, अपने से नहीं लिख पा रहे हैं। देखो मेरे भाई एक बात मेरा हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस का आपको कितना आता है कितना नहीं आता ये मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता है क्वेश्चन का कितना अच्छे तरीका से, कितना अच्छा तरीका से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सबसे जरूरी है मेरा प्रेजेंटेशन, कि आप कितना तरीका से प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आंसर को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है। तो आराम से जाओ, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करवा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है बस उसी क्वेश्चन का वीडियो देखो मेरे भाई। हमको नहीं चाहिए मेरा वॉच आवर्स बढ़े या ना बढ़े, मेरा सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े। मेरा बस मकसद ये है मेरे भाई कि आपका साइंस में, खासकर बायोलॉजी में जो आपका स्कोर है वो 25 प्लस जरूर आए, और आप एग्जाम देकर जब आए तो आपके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए, ना कि टेंशन होना चाहिए कि मेरा इतना नंबर क्वेश्चन छूट गया तो हमको ये नहीं आ रहा था। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं इसका लेक्चर। आप देख सकते हैं 4 स्क्रीन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 स्क्रीन, 4 स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इतना 27 क्वेश्चन है, सबको इसी स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चलते हैं एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं मेरे भाई, रिलीज होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, रिलीज होते हैं हार्मोन्स। आपको बताना है कि कौन कौन सा हार्मोन हमारा कहाँ कहाँ से रिलीज होता है। थायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिख भी दिया आपके लिए कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है हार्मोन मेरे भाई, तो थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन का काम क्या है, देखो यहाँ पे हम फंक्शन भी लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच नॉट ओनली हार्मोन्स। आपको सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स नहीं बताने हैं, हार्मोन्स के साथ साथ आपको बताना है उसका फंक्शन। फंक्शन क्या है, देखो मेरे भाई आपका आंसर एग्जैक्ट ऐसे होना चाहिए जैसे हमने आंसर लिखा है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड लिख दी। उसके बाद लिखेंगे थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो वैसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है मेरे भाई, तो थायरोक्सिन होता है। तो आपने हार्मोन लिख दिया। फिर आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन, थायरोक्सिन का क्या काम है। थायरोक्सिन क्या करता है भाई, कंट्रोल, याद रखना मेरे भाई, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। मेरे भाई जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने बायो में कुछ नहीं पढ़ा, या फिर अगर आप बायोलॉजी में 5 घंटा का लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो बस ये लेक्चर जो 30 से 40 मिनट का लेक्चर होने वाला है, बस इसको ध्यान से और बढ़िया तरीका से कंसंट्रेशन कर देख लो। हम दे रहे हैं गारंटी कि 25 प्लस नंबर आपका क्वेश्चन यहीं से होगा। आप जाके एग्जाम में जरूर देख लीजिएगा। चलिए भाई हम शुरू करते हैं। थायराइड, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है मेरे भाई, तो ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं भाई, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और पेनक्रियास से क्या निकलता है, तो पता है इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन क्या काम करता है मेरे भाई, तो इंसुलिन आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है मेरे भाई, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी समझ में आ गया होगा। याद रखना पहला आपने क्या बोला था मेरे भाई, पहला क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको खुद इसी वीडियो में दिखेगा किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है। याद रखना मेरे भाई, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं।
आपको मेरे लाल हमेशा याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड मेरे भाई, थायराइड ग्लैंड, वो थायरोक्सिन देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं। ग्रोथ हार्मोन काम क्या मेरे भाई, तो ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और लास्ट में हमारा बचा पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज करता है मेरे भाई, तो इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का काम क्या मेरे लाल, तो ब्लड शुगर लेवल, जितने ब्लड में जो भी हमारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पेनक्रियाज करता है। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए आप सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन है भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। फिर बोल रहा है कि मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का दो कंपोनेंट लिखना है। देखो एक लिख दिया हमने प्लाज्मा, एक लिख दिया रेड ब्लड सेल। अब अगर देखो बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको लग रहा होगा नहीं भैया हम प्लाज्मा नहीं लिखेंगे, हम डब्ल्यूबीसी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप डब्ल्यूबीसी भी लिख सकते हैं, यानी प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड इन द बॉडी। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, O2 का मात्रा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर, क्या कहते हैं मेरे भाई, प्योर ब्लड जिसको हम कहते हैं, यानी प्योर ब्लड का आपको मूवमेंट ट्रेस करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, हमको पता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स, कहां से आता है मेरे भाई, लंग्स से आता है, टू द लेफ्ट ऑट्रियम, सबसे पहले लंग्स में आएगा, अरे माफ करना, लंग्स से हमारा हार्ट में आता है। और हार्ट में हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये मान लो अगर हार्ट का फिगर है तो हार्ट में सबसे पहले यहाँ पे आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर अरोटा में जाएगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये कितना बढ़िया आंसर लिखे मेरे भाई। अगर आप चाहेंगे तो इसी आंसर को डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, इसी आंसर को डायरेक्ट आपके एग्जाम में लिख के आ सकते हैं मेरे भाई। अगर आपसे पूछ दे कि आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रेस करना है मूवमेंट, सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, सबसे पहले लंग्स से आता है, लंग्स से आ जाएगा लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर अरोटा में, और फिर हमारा सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कहता है राइट द फंक्शन ऑफ वेल्व्स प्रेजेंट बिटवीन द ऑट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। आपको पता होगा कि ऑट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच क्या होता है मेरे भाई, वल्व्स होते हैं। तो आपको बताना है कि इस वल्व्स का हमारा क्या फंक्शन है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जब जितने भी क्वेश्चन है भाई बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब 5-5 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको तो और ध्यान से देखना चाहिए। देखो मेरा स्ट्रेटजी देखो ना, तो स्टार्टिंग में कोई मेरा वीडियो उठा के देख लो, चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का, चाहे किसी का भी, स्टार्टिंग में जितना क्वेश्चन करवाते हैं मेरे भाई वो सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमको पता है कि लड़का का जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में ही होता है, इसलिए स्टार्टिंग में 5 मार्क्स क्वेश्चन करो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो 3 मार्क्स का आएगा, उसके बाद 2 मार्क्स का आएगा। बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई, तो क्वेश्चन तो पढ़ के आप समझ ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो भैया एकदम आसान है कि आर्टरीज ठीक, आर्टरी क्या होते हैं, ठीक होते हैं, इलास्टिक वॉल्स होते हैं, लेकिन वेन्स हमारे क्या होते हैं, जस्ट उसका उल्टा। अगर आर्टरीज ठीक होता है तो वेन हमारा क्या, पतला होता है। आप देखिए भी होंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखता है, मेरे वेन्स दिखता है। ये देखिएगा ब्लू कलर का, आपको मेरे क्या कैमरा नजर आ रहा है, यहाँ पर आप ऐसे कीजिएगा तो ब्लू कलर का आपको जिसको हम लोग कहते हैं नस, ब्लू कलर का नस दिखता है, और उसी नस को क्या कहते हैं मेरे भाई, वेन कहते हैं। या अच्छा वेन्स में क्या होता है मेरे भाई, वेन्स का ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा इम्प्योर ब्लड जाता है। क्या होता है मेरे भाई, इम्प्योर ब्लड ट्रांसलेट होता है, अरे माफ करना, इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इस कारण उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे लाल। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द रोल ऑफ एटीपी। क्या लिखा है भाई, एटीपी, एटीपी, एटीपी। तो कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना एटीपी का रोल क्या है इन द सर्कुलेशन, इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको बताना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी का क्या प्रयोग है। क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एटीपी स्टोर्स द एंड रिलीज एनर्जी। आपको पता है कि एटीपी क्या करता है मेरे भाई, तो एटीपी एनर्जी को स्टोर करता है और उसी एनर्जी को आप बाद में रिलीज करता है। एटीपी काम क्या मेरे भाई, तो रिलीज और एनर्जी को क्या कहता है मेरा, स्टोर करना और रिलीज करना। फिर बोल रहा है कि इट एक्ट्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। इसको किस तरह से करते हैं मेरे भाई, तो एनर्जी करेंसी की तरह। याद रखना कि एटीपी हमारा क्या होता है, तो एटीपी काम करता है, एटीपी को हम जानते भी हैं यूनिट की तरफ। कौन सा यूनिट की तरफ, तो हमारा एनर्जी का एक यूनिट है। तो इस तरीका से आप इस अपने आंसर को इजीली और अच्छा से प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है आपको अच्छा से नंबर दे पाए। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके लिए तो मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है। कितना मेरे भाई, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर ले मेरे भाई, 1 मिनट 1 मिनट। देखो जब भी ये क्वेश्चन आया मेरे भाई, जब क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट
traits can be inherited but not expressed in organism। हम लिख के दे रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका 80% चांस है कि आपको इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जरूर करके जाना। क्वेश्चन कहता है कि मेंडल हमारा जो ट्रेट्स है, कैसे मेंडल ने कहा था जो ट्रेट्स है वो इनहेरिटेड तो होते हैं लेकिन कभी भी ऑर्गेनिज्म में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो वो बहुत प्यारा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेंडल एक्सप्लेन दैट ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। ट्रेट किसे डिपेंड करते हैं मेरे भाई? पेयर ऑफ फैक्टर्स। अरे मेरे भाई, अरे मेरे टॉपर कहाँ है जी? आपको दिखा कि नहीं दिखा कि जो ट्रेट्स होते हैं मेरे लाल वो डिपेंड करते हैं पेयर्स ऑफ फैक्टर्स पे, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जीनस कहते हैं। यानी वन ट्रेड मे बी डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। जो बोल रहा है कि एक जो ट्रेड है हमारा वो डोमिनेंट होगा और अदर होगा हमारा रिसेसिव होगा। और व्हेन डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है तो इट मास्क द रिसीव जीन। आपको पता है कि जब भी किसी पेयर में डोमिनेंट जीन जो होता है वो रिसेसिव को क्या करता है भाई? दबा देता है। इसीलिए आप देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पेरेंट्स का ज्यादा लक्षण आता है, मतलब डिपेंड करता है किस पे? जीन्स पे, कि कौन जीन्स हमारा डोमिनेटेड है। अगर पेरेंट्स का जीन डोमिनेटेड होगा तो बच्चा में ज्यादा लक्षण पेरेंट्स के, अरे माफ करना, पिताजी के आएंगे। और अगर माताजी का हमारा जो जीन्स है ज्यादा डोमिनेट करेगा तो हमारा माता जी ज्यादा हमारा गुण आएगा। तो यही मेंडल ने कहा था कि डिपेंड करता है जो हमारा इनहेरिटेड है, जो भी हमारा इनहेरिटेंस है, बच्चा में क्या लक्षण आएगा, इसको क्या कहते हैं भाई? बच्चा में जो चिल्ड्रन है उसमें क्या लक्षण आएगा, डिपेंड करता है कि मदर में और फादर में किसका हमारा डोमिनेंट जीन है। जो डोमिनेंट जीन होगा वो रिसेसर जीन पे हमारा जाहिर सी बात है कि उसको कंट्रोल कर लेगा, और डोमिनेंट जो हमारा जीन होगा वो बच्चे में आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो हमारा बच्चे में कैसा लक्षण होगा डिपेंड करता है कि किसका जीन कितना डोमिनेटेड है, मतलब फादर का या फिर मदर का। हो सकता है कि बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो मदर का डोमिनेंट जीन होता है तो फादर का जो रिसेसिव जीन है उसको दबा देगा, यानी जो लड़का होगा उसमें ज्यादा किसका लक्षण दिखेगा? माँ का लक्षण दिएगा। यही बात मेंडल ने आपको समझाया था। तो यही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि जो वन ट्रेड में भी डोमिनेंट, एक ट्रेड जो होता है डोमिनेंट होता है और एक हमारा रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट जीन होता है वो रिसेसिव जीन होता है उसको दबा देता है। फिर बोल रहा है कि thus the recessive traits may not be expressed in one generation but याद रखना मेरे भाई, टॉपर हो, याद रखना but can appear in the next generation। मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहाँ हो? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो लाल, ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है कि एक जनरेशन में हो सकता है कि वो रिसेसिव हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन रिसेसिव हो जाए, क्योंकि एक जनरेशन के बाद जो हमारा जीन है, जो हमारा रिसीवर जीन है, वो वापस से डोमिनेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दो रिसीवर क्वालिटी एक साथ मिल जाए। जैसे ही दो रिसेसिव क्वांटिटी, रिसेसिव हमारा जीन एक साथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि एक डोमिनेंट जीन को डोमिनेट कर जाएगा, और ये जो हमारा डबल आ रही है इस पे डोमिनेट का काम करेगा। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मेंडल ने दिए थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए एग्जाम जाने से पहले। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके लेके आए। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है एक बार एक लाइक तो मेरे भाई जरूर बनता है, एक बार सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना, ये रीजन देना है कि इसलिए क्या रीजन है। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बोलता है कि रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। जो हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है थ्रोट में मौजूद होता है, इसका क्या कारण है? रीजन क्या है? रीजन है कि कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकी फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप द एयरवे ओपन। याद रखना मेरे लाल, याद रखना, जो भी कार्टिलेज होता है, जो भी कार्टिलेज जो थ्रोट में मौजूद होता है, थ्रोट में वो क्या करता है मेरे भाई? वो ओपन रखता है। क्या रखता है मेरे भाई? एयरवे, ईयर को ओपन रखने में काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि लंग्स ऑलवेज कंटेन द रिसीवडल एयर। जो लंग्स होता है हमेशा रिसीवडल एयर कंटेन करता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो रीजन है कि रिसीवडल एयर प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड अलाउ कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज। जो हमारा लंग्स होता है और जो रिसीवडल एयर होते हैं वो लंग्स को बचाता है, और कंटिन्यूअस जो हमारा गैस एक्सचेंज होता है, पता है आपको कि एक बार जाएगा इम्प्योर, इधर से प्योर, इधर से इम्प्योर, इधर से प्योर। जो हमारा गैस का जो आपस में कोलैप्स होने का चांस है उसको क्या करता है मेरे भाई? रिसीवडल एयर बचा के रखता है। इसी कारण है कि लंग्स हमेशा रिसीवडल एयर कंटेन करता है। याद रखना, ये जो जितने हम रीजन लिखे हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी आ सकता है। याद रखना, यूपीएससी में अगर टॉप बनाएगा तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा कि आप बताइए कि लंग्स कौन सा गैस लेता है, लंग्स कौन सा गैस कंटेन करता है। तो लोग बोलेंगे कि ये तो क्वेश्चन टफ हो गया था, आईआईटी लेवल का। आईआईटी लेवल नहीं मेरे भाई, ये नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपको क्लास में दिया हुआ है कि लंग्स होता है वो हमेशा रिसीवडल गैस को कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि रिसीवडल गैस उसको आपस में कोलैप्सिंग ऑफ गैसेस से बचाता है। कोलैप्सिंग ऑफ गैस होने से लंग्स को क्या करता है? बचा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कहता है डायफ्रेम फ्लैटेंड एंड रिब्स लिफ्ट अप ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इसको हम नहीं समझाएंगे, उम्मीद करेंगे कि ये तो आपको जरूर पता होगा, और ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपको पीडीएफ में जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब इन द ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है। तो मेरे लाल ये तो एकदम आसान है। प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन फॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी
It developed from the tissue of the embryo and uterine valve. अब चलता है मेरे भाई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आपके लिए एकदम आसान होगा। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये तो पता ही होगा, क्योंकि मेरे लाल बायोलॉजी के नाम पे लड़का लोग का एक ही चैप्टर तो अच्छा होता है, कौन सा? रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं मेरे लाल की ये सब क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हिच स्पीशीज हैज द बेटर सर्वाइवल चांस। देखो ये डिफरेंस आप अपने से जरूर लिखिएगा, जितना हम लिखे हैं उससे उम्मीद करते हैं कि उससे अच्छा जो हम डिफरेंस लिखे हैं मेरे भाई, इससे बेहतरीन आप लिखिएगा। हमको पता है कि इस डिफरेंस से बेहतरीन आपको पता होगा। हम चलते हैं सर्वाइवल को पढ़ लो। Species reproducing sexually have a better survival chance because sexual reproduction produce variation। याद रखना मेरे भाई कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। अगर चेंजेस लेके नहीं आता तो आज हम और आप सभी लोग चिंपांजी की तरह नहीं दिख रहे होते, आदिमानव की तरह नहीं दिख रहे होते। हमने क्या किया मेरे भाई, समय के साथ चेंजेस हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए क्या कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो हमारा सर्वाइवल होता जाता है, हमारा बढ़ जाता है। वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशन क्या करता है मेरे भाई, इन्वायरमेंट के अनुसार एडॉप्टेशन में हमको मदद करता है। हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, विडक्ट, यूटेरस। ये तो मेरे लास्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे बेहतरीन आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि हर बच्चे का बायोलॉजी में एक ही चैप्टर होता है, रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, भले कुछ अच्छा हो या ना हो। हम चलते हैं मेरे लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, why are required traits are not inherited। देखो यहां से बनता है मेरे लाल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि why are acquired trait not inherited। मेरे लाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे लाल 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन इजीली बनाने में मदद करेंगे। देखो ये जो हमारा स्लाइड लिखा हुआ है बहुत प्यारा स्लाइड, अगर पढ़ लेते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है ये तो पता ही होगा, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड आपको तो एकदम इजीली पता होगा। अच्छा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, डेवलप ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। जो भी हमारा इंडिविजुअल लाइफ टाइम होता है उस समय डेवलप होता है। कॉल्ड बाय एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस, जो हमारा एनवायरनमेंट के द्वारा कारण भी होता है। एक्वायर्ड ट्रेट का कारण एनवायरनमेंट होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। फिर होता है एग्जांपल मस्कुलर बॉडी ड्यू टू द एक्सरसाइज। जो मस्कुलर बॉडी होती है एक्सरसाइज के समय क्या होता है हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। अब आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जीनस। जीनस के द्वारा एक से दूसरे, ये हमारा ऑफिस स्प्रिंग होते हैं उसमें जाते हैं। प्रेजेंट सिंस बर्थ से प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा एग्जांपल आई कलर, उसी को कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब बोलता है रीजन बोलता है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारा इनहेरिटेड क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट। इट डिपेंड अपॉन, आप क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे मेरे लाल, ये डोंट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स डिपेंड नहीं करता है। बस इसी को देखो यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट्स अफेक्ट बॉडी somatic cells but do not change the genus in the reproductive germ cells, since only the genus in the germ cells are passed to the offspring, acquired trait are not inherited। याद रखना कि जो acquired traits होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मगर कहाँ, सोमेटिक सेल में, नॉट अ रिप्रोडक्टिव सेल में। रिप्रोडक्टिव सेल में मौजूद नहीं होते हैं, जिनके कारण ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं। और ना अगर ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता तो गेट खली का बच्चा भी गेट खली की तरह होता, लेकिन वो गेट खली की तरह नहीं है। इसका कारण क्या मेरे भाई, जो हमारा ऑफ स्प्रिंग है उसमें जो जाने वाला जो सेल्स होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसमें जो हमारा है एक्वायर्ड ट्रेट्स उसमें हमारा मौजूद नहीं होता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है हमारे सोमेटिक सेल में होता है। बोलिए समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोबारा से कि लिस्ट 3 टेक्निक्स डेवलप ड्यू टू द प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आपको बताना है कि 3 तरीका बताइए जो प्रेगनेंसी जो होता है, प्रेगनेंसी उससे कैसे बचे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है। हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग्स, गिव 3 रीजंस। आपको बताना है कि जो रिप्रोडक्शन है मेरे लाल, जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। आपको बताना है इसका रीजन। मेरे लाल उम्मीद करते हैं कि आप रीजन हमसे ज्यादा बेहतर लिखिएगा। फिर भी जिस बच्चा को लगता है कि पढ़ने जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है जो कहता है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंटरलिंक्ड। बोल रहा है कि जो इवोल्यूशन है और उस जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये दोनों आपस में लिंक है। तो आपको बताना है कि क्यों लिंक है, क्या रीजन है, कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हमारे क्लासिफिकेशन से लिंक है। देखो तो ये हुआ मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन, ये हुआ 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन से लिंक है। तो कैसे लिंक है, तो पता है कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि आपको पता होगा कि सिग्नल ऑर्गेनिज्म शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, इसी कारण जो हमारा इवोल्यूशन है वो क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। याद रखना मेरे लाल, याद रखना। अरे मेरे भाई टॉपर लोग कहां है, मेरे भाई टॉपर लोग, देखो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई,
मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर, ये हुआ टॉपर लाइक मटेरियल, इसको कहते हैं भाई टॉपर स्टडी, टॉपर की तरफ पढ़ना मेरे लाल, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर, एग्जांपल इम्प्रोलॉजी, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी। उम्मीद करते हैं मेरे लाल की अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख दिए, अगर आपको ये लाइन याद रह गया और एग्जाम में ये क्वेश्चन में आप ये लाइन लिख दिए, हम दे देगा टीचर 5 में से 5 मार्क्स को पूरा दे देगा। डिग्री ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है हमारे, ह्यूमंस एंड चिंपांजी शेयर मेनी सिमिलरिटीज शोइंग अ क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मेरे लाल इससे प्यारा लाइन, इससे प्यारा पीडीएफ, इससे प्यारा नोट्स कोई नहीं हो सकता है, तो इस पे एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे लाल। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है What is vegetative propagation? State to advantage and to disadvantage। ये क्वेश्चन है मेरे भाई 3 मार्क्स का, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते जाओ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है भाई? इट इज द मेथड ऑफ sexual reproduction in a plants in which the new plants grow from the roots, stems or leaves of the parent plant। आपको पता होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है मेरे भाई? तो जो एक रूट्स होता है किसके, पेरेंट्स प्लांट्स का, और इसी रूट्स में से कोई एक प्लांट्स बाहर आएगा और वापस एक बनेगा, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका एडवांटेज क्या है मेरे लाल? तो एडवांटेज लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस प्लांट्स क्विकली, जल्दी से प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, सेम डिसरेबल ट्रेट्स। यानी बोल रहा है कि जो भी हमारे पेरेंट्स होंगे, जो उसका लक्षण होगा, जाहिर सी बात है उनका जो लक्षण होगा पेरेंट्स में जरूर दिखेगा। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सेम टू सेम फीचर के होते हैं जो कि ओल्ड प्लांट्स होते हैं। इसका डिसएडवांटेज है कि नो जेनेटिक वेरिएशन। याद रखना वेरिएशन बहुत जरूरी है। वेरिएशन इस अर्थ को रखने के लिए, इस अर्थ को स्टेबल बनाने के लिए वेरिएशन मेरे लाल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वेरिएशन के कारण हम आज टिके हुए हैं, इसी वेरिएशन के कारण हम अडॉप्ट कर गए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो इसी यही कारण है हमारा कि इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, डिजीज कैन इजीली स्प्रेड ऑल टू ऑल प्लांट। अगर मान लो एक प्लांट, अगर पेरेंट्स प्लांट से रूट्स बिछा हुआ है और इसी में से एक प्लांट ग्रो हो रहा है, अगर इस प्लांट में कोई डिजीज होगा और इसको कोई डिजीज इफेक्ट करेगा तो सारे प्लांट्स में सेम टू सेम डिजीज ग्रो कर पाएंगे। यानी हमारा क्या है डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि ज्यादा तेजी से होते हैं और जो पेरेंट्स में लक्षण होते हैं वही हमारे न्यू प्लांट में लक्षण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फिर से वही 3 नंबर क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है मेरे लाल, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देख लो, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। आपको बताना है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों पाए जाते हैं विद लार्ज बॉडी साइज। देखो तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कितना प्यारा आंसर लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लाइक होमोग्लोबिन आर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल बॉडी सेल्स बिकॉज diffusion alone is insufficient in large organism। मेरे लाल कितना प्यारा कोड लाइन लिखा हुआ है, कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान दो। diffusion alone is insufficient in the large organism, that's reason respiratory pigment मौजूद होता है, respiratory pigment मौजूद होता है। बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपका पूरा पॉइंट क्लियर है? चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द फैट ऑफ ओव्यूल्स। कहां गया मेरे लाल मार्कर में, कहां गया? व्हाट इज द फैट ऑफ ओव्यूल? तो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, यानी ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड्स। ओव्यूल हमारा सीड्स में डेवलप होता है, उसके बाद ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट एंड ओवरी विल परफॉर्म द फ्रूट वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोइंग द बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। ये तो आपके लिए एकदम आसान होगा, एकदम आसान होगा। कैसे जाता है हमारा, ऐसे होता है, ये हमारा हाइट बन जाता है हमारा। उसका देखो यहाँ हाइड्रा, यहाँ से बर्ड निकलता है और यही जो बर्ड हमारा आपस से कटेगा तो ये बर्ड कट के जमीन पे गिरेगा, तो छोटा बर्ड रहेगा, फिर धीरे धीरे ये भी बड़ा बर्ड हो जाएगा, और जब ये बड़ा बर्ड हो जाएगा तो फिर इसमें से एक बर्ड निकलेगा और ये हमारा बर्ड क्या बनेगा, आपस से पूरा हाइड्रा बना लेगा। यही बोल रहा है कि आपको बताना है इसका लेवल डायग्राम, उम्मीद करना डायग्राम बना लीजिएगा। फिर बोलता है कि आपको बताना है क्या क्या मेरा भाई सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखना है। देखो सीक्वेंस एकदम आसान है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है। स्टेज बर्ड डेवलप्स ऑन द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी पे हमारे पेरेंट्स बॉडी हो गया तो पेरेंट्स बॉडी में बर्ड हमारे डेवलप हो गए। फिर बोल रहा है कि बर्ड ग्रो एंड डेवलप टेंटिकल्स, जो बर्ड होते हैं वो ग्रो करते हैं और टेंटिकल्स बनता है और बर्ड सेपरेटेड एंड फॉर्म न्यू हाइड्रा। बर्ड सेपरेट हुआ, यहाँ पे टेंटिकल्स बना, टेंटिकल्स दोबारा से न्यू हाइड्रा बन गया। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फिर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से बोल रहा है डिफाइन पोलिनेशन। आपको पोलिनेशन डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जो भी हमारा एंथर होता है, एंथर से अगर स्टिग्मा में हमारा ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाल, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन।
फिर बोलता है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, खुद से खुद यानी pollen reaches स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एंड प्लांट, को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, अगले में दूसरे में चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक फ्लावर है, एक पिगमेंट है, तो इसमें चला गया, इस फ्लावर पिगमेंट चला गया, इसको कहते हैं भाई क्रॉस पोलिनेशन। pollen reaches स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डज सुटेबल पोलिनेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, किस तरीका से सुटेबल पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन को लीड करता है। देखो 90% लड़का यही गलती करता है। तो याद रखना कि बायोलॉजी और साइंस हो या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका बायो का एग्जाम हो या फिर फिजिक्स का एग्जाम हो या फिर केमिस्ट्री का एग्जाम हो, लड़का कोई भी लड़का होता है उसका जो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट उसको छोड़ देगा। और जितना 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला पार्ट है उसको तो विस्तृत लिखेगा, जो मेन पार्ट है 3 नंबर वाला उसको रिसीव कर देगा। देखो क्वेश्चन अगर यहाँ से पढ़िएगा मेरे लाल, अगर क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन कैसे बचा हुआ है, क्वेश्चन अगर आप यहाँ से पढ़िएगा तो ये जो पार्ट है मेरे भाई, ये 1 नंबर का पार्ट हो गया, 1 नंबर का पार्ट हमारा ये हो गया। और फिर बोल रहा है कि लिस्ट एजेंट 1 नंबर का पार्ट आपका ये हो गया। फिर बोल रहा है कि हाउ सुटेबल पोलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, और 2 नंबर का पार्ट हमारा ये हो गया। तो भाई इसका आंसर आपको सबसे ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर पोलिनेशन pollen grains germinate on the stigma and forms a pollen tube. The male gamete travels through the pollen tube to ovule and fuses with the female gametes. This fusion is called fertilization. बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या पूरा आंसर क्लियर है? क्या आप पूरा आंसर समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं टॉपर लाइक स्टडी, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप क्वेश्चन मदद से पूरा चैप्टर कंप्लीट करते जाइए, इसी को कहते हैं मेरे भाई स्मार्ट स्टडी। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन दिमाग पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी अनदर हमारा पार्ट है सारा माइंड में चलता है। यानी आपने क्वेश्चन की मदद से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और चैप्टर कंप्लीट करते करते आपने पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर लिया। इसको कहते हैं मेरे भाई स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी, इसको कहते हैं मेरे भाई स्मार्ट स्ट्रेटेजी। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये सबको पता होगा कौन सा प्लांट था मेरे भाई, मटर वाला प्लांट था, पी प्लांट था। बोलिए समझ पाए नहीं समझ पा रहे? आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ प्रोगेनी वाज ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। आपको बताना है कि F1 जनरेशन में क्या मिला था और F2 में क्या मिला था। ये मेरे लाल आपके लिए तो एकदम इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन हो गया कि F1 जनरेशन में क्या मिला था उसको। तो ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, सभी प्लांट्स हमारे टॉल थे। हाइब्रिड कौन सा था, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फिर बोल रहा है F2 जनरेशन में क्या मिला था, तो बोथ टाल एंड शॉर्ट प्लांट्स अपीयर, दोनों ही हमारे टाल प्लांट भी और शॉर्ट प्लांट भी अपीयर हुए थे। अब बोल रहा है आपसे निकालने के लिए राइट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कौन सा रेशियो मिला था, देखो तो फेनोटाइप रेशियो एक जीनोटाइप रेशियो था। फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3 टॉल के लिए होता है और 1 शॉर्ट के लिए होता है, 3:1, जिसमें 3 हमारा टॉल के लिए और 1 हमारा शॉर्ट के लिए। और जीनोटाइप में आ जाओगे तो 1:2:1, 1 हमारा किसके लिए है, डबल टी, ये स्मॉल टी और बीच में हो गया 2 हमारा टी हो गया। बोलिए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? क्या पूरा क्लियर है? हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फिर से प्यारा क्वेश्चन है, फिर से प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, विली काम क्या है, एनाल स्फिंक्टर का काम क्या है और लाइपेज का काम क्या है। और आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन 70% चांस है कि आपको एग्जाम में इस पर देखने को मिलेगा। और गोल भी आप बोल रहे हैं तो भैया ज्यादा चांस है एग्जाम में आने का। तो क्वेश्चन कितना प्यारा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ नहीं, आपको सिर्फ रोल बताना है कि इसका क्या रोल है। तो HCl का रोल क्या है, तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, क्या मेरा एसिडिक, क्या एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड kills germs in the food। विली काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। एनाल स्फिंक्टर क्या करता है मेरे भाई, तो कंट्रोल द रिलीज ऑफ फीसेस। फिर बोल रहा है लाइपेज का काम क्या है, तो ब्रेक्स डाउन द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, अरे ग्लाइसरोल। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फिर से आपके लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान होगा। अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उम्मीद करते हैं तो क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर। सबसे पहला ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रोक्लेमेशन प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ सेल। सबको बताना है कि प्लांट हार्मोन क्या है। एकदम इजी है, प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट हार्मोन क्या करते हैं मेरे भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और फिर बताना है कि इसमें कौन कौन हार्मोन रिलीज करता है। याद रखना ये जो भी नाम लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ सकता है कि अब बताइए कि ऑक्सिन का काम क्या है। आपसे आ सकता है कि साइटोकिन का काम क्या है, एफसीसी का काम क्या है, गिबरेलिन का काम क्या है। तो इसका रखना कि ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकिन क्या करता है, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। एफसीसी क्या करता है भाई, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। और गिबरेलिन क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ सेल करता है। तो ये आपके लिए मेरे लाल
सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात कर ले वीबीआई का तो ये मोस्ट वीबीआई चीज है, तो इसको याद रखना। हो सकता है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए 5 मार्क्स में। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट साइड और प्यारा क्वेश्चन से कहता है देयर इज अ हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। नेम द हार्मोन्स एंड द ग्लैंड व्हिच सेक्रेट इट। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन फैट को कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन। अच्छा, ये जो हार्मोन है वो कहाँ मौजूद है, तो भैया थायरोक्सिन कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। अब बोल रहा है व्हाई इज आयोडाइज्ड साल्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। हमारे खाना में, हमारे फूड में आयोडाइज्ड साल्ट क्यों जरूरी है। तो मेरे लाल ये तो एकदम आपके लिए आसान क्वेश्चन है। Iodine is required for production of thyroxine hormone. Deficiency of iodine cause goiter and other thyroid disorders. Therefore, iodized salt is important in our diet. तो आपको पता होगा कि जो हमारा आयोडीन होता है वो क्या करता है मेरे भाई, वो थायरोक्सिन को कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन हमारे आयोडीन को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आयोडीन को कंट्रोल करता है। क्योंकि क्योंकि भैया अगर शुगर लेवल कम होगा, चाहे आयोडीन का नमक कम होगा, जैसे ही आयोडीन का मात्रा कम हुआ तो आपको सीधा गोइटर हो जाएगा। तो कोई आप क्या लिखा होगा, गोइटर लिखा होगा, गोइटर हो जाएगा। बोले समझ लेंगे। इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये तो इजी क्वेश्चन है। फिर आता है कि नेम द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फिल्टरेशन क्या है, तो नेफ्रॉन है। ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर बोला नेम द ऑर्गन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम यूरिन। यूरिन कहाँ बनता है, तो किडनी बनता है। कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी, यूरेट्रा में कलेक्ट होता है। और माफ करना उसका बोलता है कि यूरिन स्टोर, यूरिन कहाँ स्टोर होता है मेरे भाई, तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कहता है हाउ इज मूवमेंट ऑफ लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। आपको बताना है कि जो लिप्स होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कितना का है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार दोनों को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लिप्स। जो लिप्स होते हैं उनका मूवमेंट किस तरीका से जो रूट्स का मूवमेंट होता है उससे अलग होता है। तो याद रखना कि द लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा शो द नास्टिक मूवमेंट। It is caused by the touch stimulus and is not related to the growth. It is independent of the direction of the stimulus. It is quick and the reversible. The downward movement of the root is positive geotropism. याद रखना कि जो भी रूट ट्रांसफर होते हैं, जो रूट का मूवमेंट होता है वो जियोट्रोपिज्म के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन को तो एकदम याद रखना है। लेकिन जो हमारा सेंसिटिव प्लांट का जो लीव्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं भाई, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये हमारा स्टिमुलस से होता है। याद रखना जो लीव्स होते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, देखो इसको मिटा देते हैं। याद रखना एक चीज, बहुत ही प्यारा चीज है, इसको याद रखना कि जो लिप्स होते हैं, जो लिप्स होते हैं वो इसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, जो कि स्टिमुलस से रिलेट होता है। यार किससे, स्टिमुलस से। मगर जो रूट होता है मेरे भाई उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। वो जियोट्रोपिज्म का एक लक्षण है किस तरीका का, अट्रैक्शन का। इसको कहते हैं हम लोग जियोट्रोपिज्म। इट इज द ग्रोथ मूवमेंट कॉज्ड विद द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण हमारा मूवमेंट होता है। इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन में है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ये रूट है वो किधर जाएगा, किधर ट्रांसफर होगा। बोलिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट के सामने है। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि नेम द टाइप ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्टेड बाय द फॉलोइंग एंड द मेंशन द पाथ फ्रॉम वेयर टू वेयर। यानी वेना कैप, हमारा वेना कैप का फंक्शन हो क्या है, और वेना कैप हमारा कहां से कहां ब्लड जाता है। याद रखना टाइप ऑफ द ब्लड, वेना कैप में कैसा ब्लड होता है, तो डाईऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है मेरे भाई, डाईऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इसका पाथ क्या है, तो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट ऑट्रियम ऑफ हार्ट। राइट ऑट्रियम ऑफ हार्ट पहुंचाने का काम करता है। और पुलमोनरी आर्टरी काम क्या करता है, तो भैया उसका है टाइप ऑफ द ब्लड डाईऑक्सीनेटेड ब्लड करता है। और इसका काम क्या है, तो पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट टू द लंग्स फ्रॉम फॉर ऑक्सीजनेशन। याद रखना दोनों में क्या अंतर है कि वेना कैप में और प्लुमनरी आर्टरी में क्या अंतर है मेरे भाई, तो वेना कैप में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। मगर याद रखना कि जो वेना कैप काम करता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके आएगा राइट ऑट्रियम में। और जो पुलमनरी आर्टरी होता है मेरे लाल, वो करता है कि फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द हार्ट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। यानी हमारा राइट वेंट्रिकल से उठाएगा ब्लड को और लंग्स में लेके आएगा ऑक्सीजनेशन करने के लिए। इसे कहते हैं पुलमोनरी आर्टरी। ये हमारा वेना कैप है। नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। याद रखो ये क्वेश्चन कैसा है मेरे भाई, तो याद रखना ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा। ये क्वेश्चन देखा होगा कि एक देखो आपको सामने दिखा, ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपको उसमें रिपीट किया हुआ है। तो इसको कहते हैं PYQ का कॉन्सेप्ट रिपीटिशन। कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, रिपीट करता है। तब इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे।
इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे बताओ। ये क्वेश्चन आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आप। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो भैया आपको पता है एक सिकल्स होता है, एक पिटल्स होते हैं। They help in the protection and attraction of pollinators। अब आते हैं ठीक है मेरे लाल, आपके लिए बहुत ही प्यारा गुड बाय। उम्मीद करते हैं कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर है वो आराम से बायोलॉजी में 25 प्लस आ जाएगा। और हम दे रहे हैं गारंटी कि आपको बायोलॉजी क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से, इसी वीडियो से रहेंगे। इस वीडियो को अगर आपने शुरू से क्लास करके अच्छा कोई भी डाउट हो, किसी को भी कैसा भी डाउट हो मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें मैसेज कर देना। उस मैसेज में जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई दे देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप पूरा बायोलॉजी कंप्लीट है, पूरा बायोलॉजी आपने कंप्लीट कर लिया। हम मिलते हैं मेरे लाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है फिजिक्स का। किसका मेरे भाई? फिजिक्स का। फिजिक्स का बहुत ही प्यारा पार्ट होगा, बहुत ही प्यारा वीडियो होगा, बहुत प्यारा लेक्चर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा आएगा। हम गारंटी जो आपका साइंस है, अगर आपने मेरा तीनों वीडियो देख लिया, बायोलॉजी का, फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री, अगर तीनों वीडियो जो बच्चा देख लेगा, हम देने गारंटी कि 75 नहीं तो 70 प्लस तो जरूर करेगा। इतना आपका गारंटी जरूर ले लो। हम चलते हैं मेरे लाल, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो धन्यवाद।